नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 6 ब्रिटिश राज के अधीन भारत। बच्चों, हमने इसमें बहुत कुछ पढ़ा हुआ था। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की खास बातें हमने पढ़ा हुआ था। एक गलती हमने थोड़ा सा कर दी थी पिछले वाले लेसन में। तो हमने जो ये चीज़ आपको बताया हुआ था, ये बच्चों जो हमने 1:2 बताया हुआ है, ये बच्चों ये क्या है जानते हैं? एक जो है यूरोपीय सैनिक और 2 भारतीय सैनिक। मतलब 2 भारतीय सैनिकों पर एक यूरोपीय सैनिक की नियुक्ति की गई। इसी तरह से देखेंगे आगे 1:3 दिया हुआ है। मतलब 3 भारतीय जो है सैनिक होते थे, एक यूरोपीय सैनिक होते थे। हमने इससे पहले वाले अध्याय में क्या कर दिया था, थोड़ा सा उल्टा कर दिया था। तो बच्चों आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब 1857 की क्रांति हो गई तो इसके पश्चात अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उन्होंने भारतीय सेना में परिवर्तन किया। और सेना में परिवर्तन क्या किया कि उन्होंने जो भारतीय सैनिक थे उनकी संख्या को क्या किया, घटाया, और यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया। अब क्या किया इन्होंने कि 2 भारतीय जब सैनिक होते थे उस पर एक जो है कौन सैनिक नियुक्त होता, यूरोपीय सैनिक। मतलब अगर 300 सैनिक नियुक्त हो रहे हैं तो उसमें 200 अंग्रेज होते थे, उसमें 200 जो है वो भारतीय सैनिक होते थे, उसमें 100 सैनिक कौन होते थे, अंग्रेज होते थे। इसी तरह से हमने देखा मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसी में या मुंबई में, वहाँ क्या होता था कि वहाँ पर अगर 400 सैनिक नियुक्त हो रहे हैं तो 300 भारतीय सैनिक होते थे और 100 कौन होते थे, वो होते थे अंग्रेज या यूरोपीय। ऐसा क्यों ये सरकार, यूरोपीय सरकार ने किया? ऐसा इसलिए यूरोपीय सरकार ने किया या अंग्रेज सरकार ने किया कि ताकि जो है कि विद्रोह जब भी हो तो यूरोपीय सैनिकों की संख्या अधिक हो, और यूरोपीय सैनिक जब अधिक होंगे तो हमारी बात ये सब मानेंगे, और हमारी बात जब मानेंगे तो हम इन पर क्या करेंगे, कठोर से कठोर और नियंत्रण रख सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं, और आगे हमने फिर ये देखा था राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन भी देख लिया था। आज हम देखेंगे बच्चों इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 ईस्वी। इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी के एक्ट में भारत की शासन व्यवस्था में जो सुधार किए गए थे उनसे भारतीय जनता संतुष्ट नहीं थी। मतलब भाई ब्रिटेन से एक तो कानून बन के आता था, जो भी ब्रिटिश संसद बना देती थी उसे भारतीयों को मानना पड़ता था। अब भाई भारत में क्या आवश्यकताएं हैं, क्या चीज़ें थी, उस समय आंदोलन धीरे धीरे चलने शुरू हो गया था। उस समय आप देखेंगे कि बंगाल में कई सारे जो है संगठन बन चुके थे जो छोटे छोटे राजनीतिक मांग करने लगे थे कि हमें भी जो गवर्नर की काउंसिल है उसमें क्या भागीदारी दी जाए, हमें भी जो है कि ऊंचे पद दिया जाए, हमें भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया जाए, ताकि हम स्कूल खोले जाएं, ताकि हम शिक्षित हो सकें। तो ये सब मांगे क्या है भारत में होने शुरू हो गई। तो जो 1861 का अधिनियम था वो इन मांगों को क्या कर रहा था, पूरा नहीं कर पा रहा था। तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि अच्छा है कुछ और थोड़ा सा गाजर हम खिलाते हैं। ये क्या करते थे, गाजर आगे से खिलाते थे और पीछे से डंडा मारते थे। ये अधिनियम गाजर की ही तरह था कि ताकि थोड़ी जनता जो गुस्सा है, क्रोध है, वो क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। अब देखिए इसमें क्या लेके आते हैं, भारतीय जनता की मांगों को ध्यान में रखकर भारतीय शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए 1892 ईस्वी का अधिनियम पास किया गया। वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। अब देखा वायसराय के जो सदस्य की संख्या रहा है, जो पहले 12 रहा है, उमन आधे से अधिक संख्या की कर रहा है कि तुम्हें गैर सरकारी आदमी के नियुक्त करे खो। अब गैर सरकारी आदमी ढूंढबा तो उमन भारतीय बहुत कुल मिली है तो उन्हें नियुक्त करवा। और अब जो उन्होंने संख्या कितना 12 से बढ़ा के 16 कह दिया गया कि भैया 16 में से आधा सदस्य जो है गैर सरकारी हुई हैं 8 और आधा सदस्य जो है सरकारी हुई हैं। और इसी कारण केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही परिषदों में मनोनीत सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों से अधिक हो गई। अब का भैल केंद्र पर भाई
मनोनीत जितना सदस्य रहे, जैसे जेके मनोनीत करे सरकार, उनकर संख्या तो रहबे कैल, लेकिन जो निर्वाचित सदस्य के रहे ओकर संख्या का हो गेल, बढ़ गेल। अब निर्वाचित में भाई आम जनता चुनाव ना होत रहा है, पहले ये जो बड़े बड़े सेठ महाजन रहा है, जेकरे पास बड़े बड़े जमींदार रहा है, ये सब चुनाव करे तो उनकर केनो व्यक्ति जो हो एमन के कर वायसराय के परिषद में भाग ले सके। अब आगे देखा, इनका मनोनयन समाज के विशिष्ट वर्गों से किया जाता था, मतलब ऐसे सिंपल आदमी आम जो किसान मजदूर ये सब चुनाव भाग ना ले कि मतदान करे। बड़े बड़े जो कि पढ़ल लिखल रहा है, अधिकारी वर्ग रहा है, जमींदार वर्ग रहा है, पूंजीपति वर्ग रहा है, ये सब भाग लें। परिषद के सदस्यों को शासन संबंधी विषयों पर प्रश्न पूछने और बजट पर विचार विमर्श करने का भी अधिकार दिया गया। मतलब जो परिषद के सदस्य हैं उन्हें जो ब्रिटिश सरकार नियम और कानून बनावे, ऊपर प्रश्न भी पूछें, ऊपर जो विचार विमर्श भी करें। देखा कैसे लोकतंत्र धीरे धीरे हम लोगों के आगे बढ़ा, तो कैसे जो एक लोकतांत्रिक रूप में भारत की व्यवस्था ढले स्टार्ट हुई हो। अभी तक मुगल साम्राज्य रहा है तो भारत में राजतंत्र ही चलत रहा है, मतलब राजा के शासन चलत रहा है, राजा जौन कह दे तो नियम हो, जौन निर्णय दे दे वह न्याय है रहा है। लेकिन अब का हुई, अब जो है एक प्रक्रिया बन गई, ब्रिटिश सरकार एक प्रक्रिया के तहत उस संसदीय प्रक्रिया हो, जिनमें हालांकि भारतीय जनता की योगदान ना रहा है, लेकिन फिर भी दिखावे खातिर कि जनता के जो की अनुसार का होता निर्णय हम लोग लेते ला। तो मन विचार विमर्श करे खातिर भी बात भइल कि बजट जो होला, बजट होके बोलेलन कि जितना सरकार के पूरे देश से टैक्स मिलत ह ओकर कितना पैसा इकट्ठा भैल और कितना पैसा जो सरकार खर्च कैले, ओकर जौन हो कि लेखा जोखा के हम लोग बोलीला बजट बोलीला, एक वर्ष के भीतर जौन होला। इस प्रकार शासन संबंधी अधिकार भारतीयों को नाम मात्र के लिए प्राप्त हुए, मतलब नाम मात्र के लिए प्राप्त हो गए। मतलब ये बात मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि जोनों की भले से शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से कोनो भागीदारी ना रहे, कौनो बात उन्हें ना माने। बजट पे अगर जे भी परिषद के सदस्य रहा अगर उंगली उठा दे कि नहीं एमन और पैसा शिक्षा में और पैसा खर्च करे चाहिए, ओके ब्रिटिश सरकार कभी न माने। लेकिन हालांकि ओके जो प्रश्न उठाई भी जो बड़ी बात हो गई कि ताकि ओके ब्रिटिश सरकार के दबाव बने, यार अब मांग करत हो तो एक साल मांग ओके दरकिनार करवा, 2 साल मांग दरकिनार करवा, 3 साल, चौथे साल ओकर जो मांग हो ओके पूरा करे तुम्हें पड़बे करी। तो यह नाते आप देखें कि धीरे धीरे का भैल जागरूकता भी बढ़ल लोगों में राजनीति के, और दूसरी चीज लोकतंत्र के प्रक्रिया जौन होले, जौन चुनाव के प्रक्रिया होले, वो धीरे धीरे का भैल बढ़े स्टार्ट भइल। अब देखा अब एमन जौन हो कि 1861 के अधिनियम में कुछ लोगन के मत देवे का अधिकार दिया गया। 92 में देखा एमन जौन हो कि कुछ विशिष्ट वर्ग के, जैसे आप देखिए कि विशिष्ट वर्ग मतलब जो कि पूंजीपति हो गया, जमींदार हो गया, अधिकारी हो, इन्हें वोट देवे का अधिकार दिया गया। अब देखा आगे देखबा तो और कुछ लोगों के जो कि वोट देवे का अधिकार दिए हैं कि जेकरे पास इतनी जमीन हो वो वोट दे सकाला, जेकरे पास इतना संपत्ति हो वो वोट दे सकाला। तो इसे का भल धीरे धीरे देखत आप देखिए कि आम जनता के भी वोट देवे के अधिकार मिले शुरू हो जाला। तो स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सरकार के संगठन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। स्थानीय सरकार मतलब बच्चों जो होला गांव प्रधान जो होला ना गांव के स्तर पर, और ऐसे ब्लॉक पे देखा ब्लॉक पे स्तर पे एक जो नो कि ब्लॉक प्रमुख होला, जिला स्तर पे जिला पंचायत जिला अध्यक्ष होला, ऐसे हर नगर में नगर पालिका होले, नगर पालिका होले देखबा ओकर जौन हो कि वार्ड संख्या होले तो वार्ड के अलग अलग सदस्य चुनल जालन। ई सब का हो यही बोले ना स्थानीय स्वशासन। अब देखा ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई, कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड की स्थापना की गई और प्रत्येक जिले में जिले उप विभाग तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। मतलब प्रत्येक जिला में उप विभाग जगह तहसील बोर्ड बोले ना ओके तहसील बनावा। नगरों में नगर पालिका स्थापित की गई। अब नगर पालिका स्थापित हो गई हो तो उमन का हुई चुनाव हुई, उमन नगर पालिका का अध्यक्ष चुनल जाए। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। हालांकि थोड़ा मात्रा में ब्रिटिश सरकार मतलब कहा थी ना कि बस तुम्हें गाजर खियाओ पिछवाड़े पीछे से मारे, लेकिन कहा हल्का ही वो जो कि थोड़ी सी ही मतलब जो कि भारत के लोकतंत्र की तरफ ले गया था, लेकिन ले के जात जरूर रहा है मन जो।
लेकिन यहू में एक चीज़ नोट कर लिया, ओकर सुधार करे के भारत में कोनो लालसा ना रहा है। ओकर बस ये रहा है कि जनता कैसो संतुष्ट हुई है। भाई जनता राजनीतिक अधिकार की मांग करते रहा कि हमें जो कि चुनाव लड़े का अधिकार था, हमें मत देवे का अधिकार था। तो अब ब्रिटिश सरकार के हाथ पाँव फूले लगल, तो उन्हें कहा कि कैसे जनता के मनाई। तो मनावे खातिर ये सब का कैलन कि ये सब जो न कि ऐसे नगर पालिका का स्थापना कैलन, फिर एक बाद तहसील बनेलन, तहसील बोर्ड बनेलन, फिर स्थानीय बोर्ड बनेलन, कि ताकि जो न कि ए पर का हो भारतीयन के छोटे छोटा पदन पे चुनाव करवाए के इन्हों के बैठा दिया जाए, ताकि इन्हें संतुष्ट रहें, ताकि राष्ट्रीय राजनीति में इन्हें आकांक्षा का करे धीरे धीरे मर जाए और ये संतुष्ट रहे कि चला कम से कम ब्रिटिश सरकार कुछ तो हमारे लिए करत हो। यह उद्देश्य रहा है। इन्हें रोशनी, गलियों तथा मार्गों की स्वच्छता, शिक्षा, जलापूर्ति तथा चिकित्सा सहायता का कार्य सौंपा गया। भैया महत्वपूर्ण कार्य, स्वच्छता काम, शिक्षा के काम बहुत महत्वपूर्ण काम हो, जलापूर्ति की काम, चिकित्सा काम बहुत महत्वपूर्ण काम हो। लेकिन एमन जब ब्रिटिश सरकार पैसे ना दे, काम तो बहुत अच्छा हो, काम तो बहुत महत्वपूर्ण हो, लेकिन ब्रिटिश सरकार पैसा तो दे तब तो एमन काम हो सकला, तब तो जो भारतीय जौन हो कि अथवा रहें अध्यक्ष रहें उन्हें काम कर पावे। जब एमन सरकार पैसा ना दे तो उम्मीद करे कि नहीं ये सब काम करें, काम कहाँ से नहीं भैया करें। यह परिवर्तन 1883-85 ईस्वी के बीच स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित कर दिया गया। मतलब कहा मतलब हो कि ताकि स्थानीय स्तर पे ग्राम के गठन किया जाए, ब्लॉक के गठन किया जाए, जिला के गठन किया जाए, ताकि ऊपर जौन हो कि भारतीयन के नियुक्त किया जाए और जिसे तहसील की जो समस्या हो, तहसील के जो शिक्षा व्यवस्था हो, तहसील के स्तर पर वो की निपटाई है। फिर यही आधारभूत व्यवस्था आज भी लागू है। भाई आज भी देखा तो गाँव, ब्लॉक, फिर जिला वाला, नगर पालिका में नगर पालिका हो। तो ई कुल व्यवस्था कब 1857 की क्रांति के बाद लाई गई और कब अधिनियम 1892 का अधिनियम लाई गई। फिर सिविल सर्विसेज लोक सेवा घोषणा पत्र के तहत सन 1861 में भारतीय लोक सेवा अधिनियम इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बनाया गया। लोक सर्विस वह बा जेमन डीएम बनेलन, जेमन एसएसपी बनेलन, ई कुल लोग कहाँ बनेलन, यह लोक सेवा आयोग जौन हो यही के परीक्षा होले, परीक्षा जे पास कर जाला ओके सीधा डीएम बना दिया जाला, ओके एसएसपी बना दिया जाला। ठीक, वह सचिव बनियाला बड़े बड़े पद पे, जिसके अंतर्गत समस्त महत्वपूर्ण पदों पर आईसीएस अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। मतलब जेकर चयन हो जाए वो आईसीएस के पद पे भारत में नियुक्त हो। इसका चयन लंदन में होने वाली वार्षिक खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था। मतलब इमन रहा है कि जे भैया योग्य हो उका हो ई पद पाई या ऊपर जो हो नियुक्त हो सकाला। ये पर परीक्षा हो, प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तब ओकर नियुक्त हो। यह परीक्षा अंग्रेजी भाषा में ही दी जा सकती थी। देखा अंग्रेज हम लोग के साथ कितना भेदभाव पहले से रूस करे स्टार्ट के कहलन कि भैया तुम लोग शिक्षित तो करत है, लेकिन परीक्षा वह व्यक्ति दे जिके अंग्रेजी आवत रही। एकर परीक्षा कहाँ हुई? लंदन में हुई। 1853 ईस्वी तक इस परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु 23 वर्ष थी, बाद में घटाकर 21 वर्ष कर दी गई, जो 1876 ईस्वी में घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। अब देखा इन्हें कितना चालाक है अंग्रेज। देखा अंग्रेज में कहा शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी अवस्था में रहा है, उन्नत अवस्था में रहा है। तो कहा कि लोग 5 साल से पढ़ाई स्टार्ट कर दें। अब ओकर एज 18 तक होते होते वो जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। अब ग्रेजुएशन जब कंप्लीट कर लिया है तो ई जोन हो कि जोन आईसीएस की परीक्षा हो उमन बैठ है और पास कर लिया है। अब भारत में कहा रहा है कि वह समय बेरोजगारी बहुत रहा है और विद्यालय ना रहा है और अशिक्षा बहुत ज़बरदस्त तरीके से रहा है। जब अशिक्षा हो तो पढ़ावे के पास इतनी औकात ना रहा पढ़ाई ले, और जिक्रे औकात भी रहा चला हम पढ़ाई ले अपने लड़का के, तो वह कम से कम 10 साल में तो लोग जो है पढ़ाई शुरू करें, 10 साल 8 साल में। अब जब 10 साल की लड़कियाँ पढ़ाई शुरू करी तो बीए कब करी जाना था? बीए करेंगे 15 साल, मतलब 25 साल में कहीं वो बीए कंप्लीट कर पाई। अब जब 25 साल में वो बीए कंप्लीट कर पाई तो ये तो परीक्षा आयु 23 वर्ष हो, यहाँ घटाए के 21 वर्ष कर देना, यहाँ घटाए 19 वर्ष कर देना, तो भारतीय वैसे अयोग्य हो
भारतीय वैसे गइलन। अब इन पर केकर वर्चस्व रहा है, ब्रिटेन के जनता जौन है वह ICS के पद पे चयनित हो और वह भारत में आए के शासन संचालित करे, या जौन हो कि बड़े बड़े DM के पद पर, SSP के पद पर और बड़े पद पर उन्हें बैठे। 1863 में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। कहते हैं कि भैया आसमान में सुराग है, लेकिन तबीयत से कोई पत्थर उछालोगे तब तो ये जो है कि आपको दिखेगा, वरना तो दिखेगा कि आसमान गोल है, सब परत ही परत है। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतनी पाबंदी होने के बाद भी 1863 में भारत के पहले व्यक्ति जिनका नाम सत्येंद्र नाथ ठाकुर था, उन्होंने ICS की परीक्षा पास कर ली। अब भैया इनको पास कर लिए, तब अंग्रेजों को लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, भारतीय कैसे पास कर लिया, और पहले व्यक्ति थे, भारतीय कैसे पास कर लिया। हमने उम्र घटा के कम कर दिया, हमने जो है कि परीक्षा अंग्रेजी में करवा रहे हैं, फिर भारतीय कैसे पास हो गए। ये रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे, किंतु उम्र घटने से तो भारतीयों के लिए इसमें सम्मिलित होना लगभग असंभव हो गया था। लेकिन इन्हें देखा सत्येंद्र नाथ ठाकुर तो पास भइलन, लेकिन और अन्य लोगन के जेकर भाई इन लोगन भाई पढ़ाई में अच्छा रहा है, इन घर खानदान में बहुत अच्छा रहा है, तो इन तो पास कैले इलन, लेकिन अन्य जो भारतीय रहे उनके खातिर ICS परीक्षा जानला कि सपना एक तरह से रहे। आज ICS को IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। इसकी चयन प्रक्रिया भी बहुत कुछ मिलती जुलती है। यह जो ICS होला, अब बोले ना IAS और IPS बोलेलन। ठीक, आगे देखा। इसी प्रक्रिया के तहत प्रशासन के दूसरे विभागों जैसे पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, डाक एवं तार, वन प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, कस्टम तथा रेलवे में सभी उच्च वेतन वाले पदों पर सिर्फ ब्रिटिश नागरिक ही नियुक्त हो सकते थे। मतलब जितना भी लोग सेवा आयोग परीक्षा करवाते रहा है, ऊपर जो है बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर जो लोग रहे ऊपर के पहुँचे, अंग्रेज पहुँचे। जब अंग्रेज पहुँचे तो अंग्रेज अपने तरीके से क्या करें, नीतियाँ लागू करें, अपने तरीके से जनता के शोषण करें, ताकि जनता पे हमार वर्चस्व का बनल रहा है। उनका एक कौनो उद्देश्य ना रहा है कि भारतीय जनता के हमार लोग की कल्याण करे हो या सुधारे हो। उन्हें कौनो उद्देश्य ना रहा है। उन्हें की रहा है कि अधिक से अधिक, जितना अधिक से अधिक लूटपाट करी उतना ही हमारे लिए बहुत अच्छा है। भारतीयों के दबाव में 1918 में प्रशासनिक तथा लोक सेवाओं का भारतीयकरण किया जाना शुरू हुआ। फिर भी नियंत्रण और अधिकार के पदों पर अंग्रेज अधिकारी ही बने रहे। बहुत लोगों ने संघर्ष किया, बहुत विद्रोह हुआ कि भाई भारतीयों को प्रशासन में ऊंचे ऊंचे पद दिया जाए, फिर लोक सेवा में भारतीयकरण किया जाए। मतलब जो आप अंग्रेज लोगों को भाई अधिकारी बना के भेज रहे हैं, भारतीय जनता को काहे नहीं बना रहे। योग्य ये भी हैं, पढ़े लिखे ये भी हैं। आपने चालाकी से उम्र घटा दिया, आपने चालाकी से कहा कि नहीं भाई अंग्रेजी में परीक्षा देनी होगी। भाई भारत की मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में आप टेस्ट लीजिए ना, तब तो जो है कि भारतीय क्वालिफाई करेंगे। अब आप अंग्रेजी में कर रहे हैं तो आप ब्रिटेन के ही लोग आएंगे, पास होंगे और भारत के ऊंचे ऊंचे पद पर बैठेंगे। तो इसका बहुत विरोध हुआ, लेकिन भले से फिर भारतीय धीरे धीरे प्रशासन में ये परीक्षा पास करने लगे। लेकिन उनको ऊंचा पद जो है कि अंग्रेज कभी दिए नहीं, वे हमेशा शंका के दृष्टि से देखते ही रहे। सेना तथा पुलिस का पुनर्गठन 1857 के बाद पुनर्गठन की प्रक्रिया के अंतर्गत सेना को भी पुनर्गठित किया गया। सेना में भी अब इन्हें क्या कर फोटो मत डाले, कोशिश करें कि सेना जौन हो कि 1857 की क्रांति में सभी नवाबन के सहयोग किए रहे। मंगल पांडे विरोध किए रहा है, 2 जनी की हत्या कर दिल है। बहुत लोगन सैनिकन के प्रेरणा स्रोत बनिए, उन्हें जो है बहुत अंग्रेजन के हत्या कैलन। तो इन्हें अंग्रेजन के दिमाग की खटकल कि अगर सेना अगर हम लोग साथ छोड़ दे तो भारत में शासन करो हम लोगों के लिए दुर्लभ हो जाए। और यह नाते हम लोग के क्या करें, सेना में बांटो और राज करो के नीति लागू करा। 1857 ईस्वी के पूर्व बंगाल, मद्रास, चेन्नई तथा बम्बई, मुंबई प्रांतों की अपनी अलग अलग सेनाएं थीं।
ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। 1893 में इनका एकीकरण किया गया कि मतलब अब जो है कि बंगाल, मद्रास और मुंबई की सेना क्या होंगी, एक ही यूनिट में काम करेंगी। ब्रिटिश सेनाध्यक्ष के अधीन इस सेना को रखा गया कि ब्रिटिश जो सेना मतलब वही सेनाध्यक्ष होता था, वही क्या होगा, अब इन सेनाओं पर नियंत्रण रखेगा। इनमें यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में लगभग दोगुना कर दिया गया। अब यूरोपीय सैनिकों का जो अनुपात था वो भारतीय सैनिकों की तुलना में कितना कर दिया, दोगुना कर दिया गया। भारतीय सैनिक सूबेदार से ऊपर किसी पद पर नियुक्त नहीं किए जाते थे। भारतीय जो सैनिक थे उनको सूबेदार का पद उससे ऊपर पद कभी नहीं दिया जाता था। उनको ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रमोशन हो जाए, कितना उनको लाभ मिल जाए पद का, सूबेदार बनाते थे। इसके ऊपर कोई पद उनको दे नहीं देते थे। यह व्यवस्था 1914 के प्रथम विश्व युद्ध तक ऐसी ही बनी रही। 1914 तब जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक ऐसे ही भारतीयों का सेना में शोषण होता रहा कि उनको कभी भी सूबेदार से ऊपर पद नहीं दिया जाता था। पुलिस संगठन में दरोगा का पद भारतीयों तथा पुलिस अधीक्षक का पद यूरोपियों के लिए रखा गया। भाई दरोगा के कितना बेचारे का औकात रही, ऊपर भारतीय की नियुक्त करें। जोन एसपी बा जेके कप्तान साहब बोले ना, ऊपर के रहे यूरोपीय अधिकारी रहे और कप्तान साहब के आर्डर के अवहेलना करब दरोगा के लिए जानला बहुत मुश्किल बा, क्योंकि पुलिस और सेना दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार कार्यों में सहायक होती थी। मतलब जब भी कोई विस्तार का मतलब कोनो देश के कोनो राज्य के हड़पैक हो या कोनो क्षेत्र के जीते हो तो सेना और पुलिस हमेशा सरकार के सहयोग करे। और यह नाते उन्हें हमेशा यह कहा है कि हमें जो हो सेना और पुलिस पर के नियुक्ति चाहिए, यूरोपीय व्यक्ति के नियुक्ति का चाहिए, नहीं तो जो हो भारतीय अपने कब्जे में हम लोग के ले ली हैं और हम लोग के जौन हो कि चीज़ें दुश्वार करनी है। ये नाते कभी सेना पे जौन हो उन्हें समझौता ना करें। तो यह तरह बच्चों आज इतना ही, अब कल पढ़ाएंगे। नमस्कार।